वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 15 नवंबर है। तो राष्ट्र दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। और जितने भी सर्कुलेशन ग्रुप है, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, वहाँ भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं ताकि हम लोग और भी बेहतर इम्प्रूव हो सकें। और महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दिया कीजिए। जो भी फील करते हैं दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पढ़ने के बाद आप में क्या परिवर्तन आ रहा है लगातार स्टडी के दौरान, पहले क्या चीज़ों को किस रूप से एब्जॉर्ब करते थे, वर्तमान में किस रूप से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और भविष्य में आप इसे किस रूप से देख रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण सुझाव है इसको फिल करते हैं। इससे संबंधित जो भी आप लोगों को लगता है कि नहीं सर को बताना चाहिए तो ज़रूर बताइए। और कुछ बदलाव अगर आपको लगता है इसमें किए जाने की आवश्यकता है तो बदलाव की भी आप लोग हमें बता सकते हैं क्या करना चाहिए। तो जो भी उपयोगी होगा उसे हम लोग शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि और भी चीज़ें, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा लाइट को बढ़ा दूँ। तो चलिए, युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को टेस्ट अवेलेबल कराया गया, वीडियो क्लासेस अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का पेपर, पीडीएफ, अंडरलाइन पीडीएफ और की नोट्स भी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो बहुत ही लो प्राइस पर सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है ताकि आप सभी स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। कल हमारी टीम मेरे पास एक कॉल फॉरवर्ड करती हैं, जिन गुजरात से एक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कल कॉल करके दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के संदर्भ में कुछ डॉट से उसको क्लियर किए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी इंडिया के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को लोग पसंद कर रहे हैं, न्यूज एनालिसिस को, वो असम के स्टूडेंट हो, कर्नाटक के स्टूडेंट हो, गुजरात के स्टूडेंट हो, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के स्टूडेंट हो और मध्य भारत के स्टूडेंट तो हैं ही। तो बहुत बेहतर अच्छा लगता है कि इस प्रकार के प्रयास को आप लोग सराहना करते हुए आगे एग्जाम और इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं। देखिए, ये सड़क सुरक्षा है ना, इस वर्ष टॉपिक आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से सुधार देखे गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा मानकों को तय करने के लिए लोगों के द्वारा लगातार मांग उठ रहा है। साथ ही साइरस मिस्त्री जी का जो रोड एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो उभरे हुए जो एस्पेक्ट आए हैं, नए नए एस्पेक्ट जिसके संदर्भ में रोड सुरक्षा के संदर्भ में, सेफ्टी रोड के संदर्भ में, तो चीज़ें देखिए, आपको इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है मेंस में या इंटरव्यू में। तो देखिए, यहाँ पे एक नया पहल किया गया है जिसमें सड़क सुरक्षा, इन भागती दौड़ती सड़कों का निर्माण, सुविधा और सुरक्षा की समीक्षा हेतु महाअभियान चलाएगा दैनिक जागरण। उसी में देखिए इसका उद्देश्य क्या है, एक जन सरोकारी पत्रिका जागरण की थाती है, उसी के संदर्भ में चीज़ें कैसे कमी की जा सकती है उसके संदर्भ में महाअभियान चलाया जाएगा। उसमें कुछ डाटा संग्रह किया जाएगा ताकि आने वाले समय में इसका उपयोग सारी एजेंसियां करें। देखिए, इसके द्वारा क्या किया जाएगा ये पहले देखिए आप। यह देश का किसी मीडिया हाउस द्वारा यह पहला बृहद रोड ऑडिट अभियान विशेषज्ञों की निगरानी में किया जा रहा है ताकि प्राप्त जानकारी वैज्ञानिक और प्रमाणिक रहे। कहाँ ट्रैफिक साइन बोर्ड नहीं है, कहाँ ओवरलोडिंग की वाहन खड़े हैं, सड़कों पर आधे अधूरे निर्माण कार्य किधर है, खराब ट्रैफिक सिग्नल, गलत पार्किंग, सड़क पर खड़े खराब वाहन, डायवर्जन के लिए व्यवस्था, रोड साइड। देखिए, इस प्रकार के जो भी कार्य किए जाएंगे इसके द्वारा डाटा संग्रह किया जाएगा। इसका बहुत ही उपयोग किया जा सकता है, उससे यूज किया जा सकता है। आप इसे केस स्टडी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं सड़क सुरक्षा में, कि राष्ट्रीय जागरण के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा के लिए, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की
जो भी समस्या है उसको काफ़ी हद तक कम करने में काम करेगी, सहयोग दे सकती है। तो इसको आप लोग केस स्टडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप किसी न्यूज़ को किस एस्पेक्ट से देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यह है। तो कुछ डाटा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, अत्यंत गंभीर स्थिति है। विश्व बैंक के अनुसार भारत हर 4 मिनट पे आपको क्या करता है, एक मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। आपको ये आंकड़ा याद रखना है, जिसमें वर्ष 2021 में आतंकवादी, उग्रवादी से 91 घटनाएं ऐसी हुई थी जिससे नागरिकों की मृत्यु हो गई थी, 88 सैन्य पुलिस बलिदान हुए थे। इसी अवधि में सड़क दुर्घटना में 1.55 लाख लोगों की जान चली गई। तो देखिए कितना बृहद आंकड़ा यह देता है। कितना इसे किस नज़रिए से देखना चाहिए शासन प्रशासन को, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको यह न्यूज़ लेकर आएगा। तो देखिए, इसे आप लोग बेहतर तरीके से कवर करना। ये जब यह अभियान जब पूरा होगा, अंतिम दौर में होगा, तो इसके बहुत से आयाम निकल कर आएंगे। तो उस आयाम को हम लोग उस दिन चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग वेट एंड वॉच में इसे रखते। तब तक पहले भी मैंने सड़क सुरक्षा से संबंधित आप लोगों को डाटा संग्रह करने के लिए बोला था। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सभी डाटा संग्रह किए होंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर उस स्लाइड को भेजिएगा जो आप लोग की नोट्स बनाए होंगे सड़क सुरक्षा पर। आप लोग आज इवनिंग तक या नाइट नाइट तक आप लोग टेलीग्राम, जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर अपने पिक्चर स्लाइड उस टॉपिक का भेजिएगा, ताकि मैं रिव्यू कर सकूं कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, इसी प्रकार के अब आप लोगों को एटम बम गिरेगा आप लोगों पर, कभी भी मैं आप लोगों को काम करने के लिए दे सकता हूं कि इस प्रकार के आप लोग स्लाइड मुझे शेयर कीजिए। देखिए होता क्या है ना, एक्टिव मोड में आप जो जो भी स्टूडेंट एक्टिव मोड में काम कर रहा है उसका रिजल्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि सर के बातों को किस एंगल से लेके। बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, चलो सर ऐसे ही बोल दे रहे होंगे। देखिए, आप लोग भेजते हैं ना, तो होता क्या है कि एक तो कार्य आप लोग बेहतर तरीके से करिएगा, दूसरा कभी भी मुझे नज़र पड़ जाएगी ना कि आपकी गलतियों पर, तो वो गलतियां सुधर जाएगी। और आप अभी जितना गलती आप लोगों को करना है अपने स्टडी मटेरियल में, अपने स्टडी पॉइंट में, की नोट्स में, सभी अभी ही कर लीजिए। एग्जाम हॉल में एक भी गलती आपको नहीं करना, नहीं तो आपको सीधे बाहर का रास्ता दिखा देगा वो गलतियां। तो कोशिश कीजिए जितनी गलतियां हो अभी ही की नोट्स में अपना कर लीजिए। तो अभी आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत से स्टूडेंट जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो मेरे टच में रहते हैं, जिनको मैं समय देता हूँ, वो ज़रूर शेयर करेंगे अपने स्लाइड को, जो भी सड़क सुरक्षा से संबंधित की नोट्स आपने बनाया होगा। 1-2 पेज जितना हो वो आप भेजिए, ताकि मैं उसे रिव्यू कर सकूँ। देखिए, एक टॉपिक ये भी है, इसे आप लोग देखिएगा, कवर करना इसे है। देखिए, धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, इससे संबंधित आपको जो यूपीएससी का जीएस पेपर 2 है, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक मुद्दे, वहाँ पर है, ये प्रश्न आपको टॉपिक कवर करेगा। और इस पर न्यूज़ मैंने 5 सितंबर की मैंने चर्चा किया हो, तो 5 सितंबर का न्यूज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाके। और कुछ बातें दी गई हैं, और स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने जीएस पेपर से टैली कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या क्या बोला इनके द्वारा, इनका न्यूज़ हम पहले देख लेते, उसके बाद इसके की पॉइंट को देखेंगे। और सारी सारी चीज़ों को मैंने 5 सितंबर के न्यूज़ एनालिसिस कर चुका। धर्मांतरण क्या होता है, धर्मांतरण का एस्पेक्ट क्या है, धर्मांतरण को राज्य किस रूप से देखता है, धर्म परिवर्तन को संस्थाएं किस रूप से देखती, व्यक्ति किस रूप से देखता है, उस सभी पर मैंने चर्चा किया हूँ। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने धोखे, लालच और जबरदस्ती मंत्रांतरण पर चिंता व्यक्त किया। कोर्ट ने याचिका दायर किया गया कोर्ट में, और वहाँ पर आरोप अगर सही मानता तो गंभीर बात यह कोर्ट मान रहा है। और बोला गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए खतरा है। ध्यान रखिएगा, हलफनामे में यह भी बात बोला गया है कि 22 तारीख को हलफनामे सरकार अब 22 नवंबर को देगी, उसके 28 नवंबर को यह इस पर सुनवाई होगा। तो उस समय जब इससे संबंधित जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, तो हम लोग देखेंगे इस पर क्या चीज़ें उभर कर आई। उससे पहले लव जिहाद के मामले में एक मामला आया था 5 सितंबर को, तो उस पर मैंने चर्चा किया धर्मांतरण विवाह के संदर्भ में, तो आप लोग उसे जाके देखिएगा। इसी से कोरिलेटेड न्यूज़ है वो। तो आज के न्यूज़ में हम लोग देखेंगे जे कैसे इस पर और भी चीज़ें उभर कर सामने आई है, तो इस पर हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं
अंतर धार्मिक विवाह या बलात् या इच्छा विरुद्ध धर्म परिवर्तन संबंधित न्यायिक निर्णय क्या क्या है। तो इसमें आप लोगों को याद होगा, मैं पॉलिटिक्स के क्लास में आप लोगों को और पीछे जो 5 सितंबर का न्यूज कवर किया था उसमें कुछ केस का याद किया, तो उस केस को याद रखिएगा, रे वेस्टलिनस बनाम मध्य प्रदेश वाद, जिसमें आपको क्या बोला गया था याद होगा कि इसमें न्यायालय ने क्या अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 25 किसी भी मामले किसी भी धर्म को मानने पालन करने प्रचार स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु प्रचार शब्द धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। अर्थात बल, धोखाधड़ी, आकर्षण के माध्यम से धर्मांतरण से संबंधित कानूनों को मूल अधिकार का हनन मानती है। अब मान लीजिए इस मामले में यह कहा गया ना, आपको हिंदू हो, सिख हो, धर्म किसी भी धर्म पंथ के मानने वाले हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, आप किसी भी धर्म अपने धर्म का प्रचार किसी भी रूप से करते हैं, कर सकते हैं। आप वो संस्था आपको आज़ादी देती है कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। उसके आधार पर आप है ना किसी को व्यक्ति को ज़बरदस्ती है ना धर्म के लिए परिवर्तन करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। रे मामले में यही हुआ था कि वो ईसाई में हिंदू लोगों को ईसाई में कन्वर्ट कर रहे थे और सामूहिक रूप से लालच देकर इस पर किया जा रहा था। इसी में ये बातें उभर कर सामने आई थी। मान लीजिए किसी भी धर्म विशेष को, मान लीजिए वो मुस्लिम है तो मुस्लिम के द्वारा कोई जलसा लगाकर अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, पर सामूहिक आपको किसी लालच प्रलोभन देकर सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष पर दबाव डालकर परिवर्तन नहीं करा सकते। इसी तरह ईसाई के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, आप प्रचार कीजिए पर व्यक्ति विशेष या सामूहिक लोग से। इसी प्रकार हिंदुओं के लिए भी यह कॉन्सेप्ट है कि धर्म स्थली पर अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, किसी प्रकार का सभा आयोजन कर सकते हैं, पर किसी भी लालच प्रलोभन के आधार पर अपने धर्म में, मान लीजिए मुस्लिम से अपने हिंदू में नहीं ला सकते, ईसाई से अपने हिंदू में नहीं ला सकते। ध्यान रखिएगा, धर्म परिवर्तन केवल तीनों में होगा, हिंदू में, मुस्लिम में या ईसाई में। अब ऐसा नहीं कि हिंदू, जैसे मान लीजिए हिंदू को किन किन रूपों में माना गया है, हिंदू को सिख भी माना गया, जैन भी, बौद्ध भी माना जाता है, हिंदू के ही पार्ट माने जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हिंदू अगर जैन में चला जाए तो धर्म परिवर्तन कहलाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार से चीजें नहीं होती हैं, उसका अलग टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। आपको धर्म परिवर्तन, मान लीजिए कोई हिंदू का कोई कास्ट है, कास्ट परिवर्तन करे, कास्ट परिवर्तन नहीं होता है, हिंदू में पंथ परिवर्तन नहीं होता, वो धर्म आपको अलग रूप से विस्तृत परिचलन देगा। तो याद रखिएगा ये सब चीजें। उपरोक्त वाद के बाद आपको यह क्या किए गए थे, बल, धोखाधड़ी, आकर्षण, प्रलोभन के माध्यम से जर्मन धर्म परिवर्तन मान नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार के विरुद्ध है, ये सब चीजें आपको की गई थी। इसके बाद जो अभी एस्पेक्ट उसके निकल कर आए हैं, किसी प्रकार के बल से नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, आकर्षण या किसी प्रकार का प्रलोभन देकर किसी को धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है तो अवैध माना जाएगा। इसी प्रकार सरला मुद्गलवाद में यह उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि गैर इस्लामिक आस्था वाले व्यक्ति इस्लाम में धर्मांतरण वैध नहीं है, यदि धर्मांतरण बहुविवाह के उद्देश्य से प्रेरित है। अर्थात इनका कहना था सरला मुद्गलवाद में कि कोई व्यक्ति है ना किसी पंथ से इस्लाम अगर कबूल करता है इसलिए कि वो एक से अधिक विवाह कर सके, तो इसके एवज में उसका धर्मांतरण एक दंडनीय अपराध के रूप में माना जाएगा। लिली थॉमस वाद में भी यह बातें की गई थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस्लाम में एक से अधिक विवाह उनके विवाह अधीन जो नियम है उसके तहत वैध माना जाता है। तो वैध माना जाता है तो होता क्या है कि आप याद रखिएगा, ये दौर जो था, दौर 70-80 का दौर जब था, उस समय 2-3 कारणों से इस प्रकार की घटनाएं अंजाम दी जाने लगी। एक तो पहले वंश परंपरा बढ़ाने के लिए, अगर मान ली किसी महिला में, हिंदू महिला में इस प्रकार या हिंदू पुरुष में किस प्रकार का डिफॉल्ट होता है जिससे वंश परंपरा नहीं बढ़ पाती थी, तो वो क्या करते थे, हिंदुओं में तो एक से अधिक विवाह करना ना वर्जित है ना, किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्य नहीं कर सकते, सार्वजनिक सेवा नहीं दे सकते, या बहुत से दंडनीय अपराध के रूप में देखा जाता। तो होता क्या था कि ये लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते, महिला पुरुष दोनों की बात यहाँ हो रही है, हिंदू महिला पुरुष, तो या ईसाई का भी ईसाई के मामले में देखने को मिल रहा था। तो देखिए होता क्या था, यहाँ पर एक से अधिक विवाह वैध था, तो इस्लाम स्वीकार करके किसी महिला से विवाह कर लिया जाता था और महिला से अपने वंश परंपरा को बढ़ाया जाता था। तो ये
एक समय तो ठीक लगता है, एक पक्षीय सही लगता है, पर फ्यूचर के लिए उनके जो मौलिकता को कहीं न कहीं, मौलिक अधिकार के कहीं न कहीं दखल दे रहा था, इसके संदर्भ में यह केस आया था। साथ ही साथ देखिएगा, इस प्रकार की घटनाएँ इस संदर्भ में भी हुआ था कि कुछ लोग ऐसे भी प्रवृत्ति के होते हैं ना, एक से अधिक विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, तो यह कहीं न कहीं मौलिक अधिकार का हनन था। तो सरला मुद्गल और लिली थॉमस बाद में ये चीज़ें स्पष्ट कर दिया कि अगर एक से अधिक विवाह करते हैं, दूसरे विवाह करते हैं और इस्लाम स्वीकार करते हैं, इस्लाम स्वीकार करने के बाद दूसरी महिला से विवाह करना है, तो द्विविवाही कानून के लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो यह चीज़ें आपको समझनी होगी। हादियाबाद आया था, इस बात के बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी पसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है और स्वतंत्र 21 जो आर्टिकल 21 है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, वो अभिन्न अंग है, इसके हादियाबाद में आया था कि अपनी पसंद से आपको विवाह। पॉलिटी की क्लास में मैंने यह कवर भी किया, आप लोग जो भी पढ़े हुए पॉलिटी की क्लास किए होंगे उनको पता होगा हादियाबाद किस रूप से मैंने वहाँ चर्चा किया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा था। के एस पुट्टू स्वामी या गोपनीयता निर्णय 2017 भी याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का आशय जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में उसके निर्णय लेने की क्षमता से है। तो याद रखिएगा, आज ही एक घटना आपको न्यूज में देखने को मिला होगा। एक श्रद्धा नाम की कोई लड़की है जिसको उसके प्रेमी आशिक ने जब लिव इन रिलेशनशिप में रहा, किसी शंका विषय के आधार पर 35 टुकड़े कर दिए। तो यह निर्णय जब वो जा रही थी, श्रद्धा अपने घर से भाग के शादी कर रही थी, तो अपनी माता को यह बात बोली थी कि अपने माता पिता को, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, मुझे अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार है और मैं स्वतंत्र हूँ अपने आज और कल के भविष्य को लेकर अपने फैसले लेने को। उसी में देखिए, यह भी पुट्टा स्वामी जो निर्णय था वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है श्रद्धा के मामले में। तो हम लोग चर्चा करेंगे उस पर, क्या है नहीं है, सभी एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तभी मैं बोलूँ बार बार मैसेज क्यों आ रहा है, मैं कल से ना थोड़ा सा अच्छे आ गया। यार सब उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। हो जाता है कभी कभी चीज़ें हैं ना, आपके अनुसार। मैं अभी 2 बार चीज़ें हो गई। आप लोग को नहीं पता रहता है कि इन्हें सर इस समय क्लास लेते हैं, संदीप जी। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप लोग को सुविधा दे दी गई है कि सर डायरेक्ट बात कर लेंगे, तो कभी भी फ़ोन कर दीजिए। एक समय टाइम होता है ना, आप लोग समझते नहीं बातों को। एक स्टूडेंट ऐसे ही थी, सुबह 9 बजे मैं स्टार्ट किया, मैं कवर कर रहा था न्यूज़ को, तो फ़ोन बीच में कर दी। मैसेज कीजिए पहले, मैसेज करने के बाद रिप्लाई जाएगा तो ही कॉल कीजिएगा आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मर्यादित रहने का, चीज़ें अच्छा लगता है करने में, काम करने में। आप लोग को 24 घंटा सब सेवा दिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि चीज़ें आप अपने अनुसार ही करिए। पहले आप लोग मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज पर, टेलीग्राम मैसेज पर कि सर हमसे बात करनी है, मैं खुद कर लूँगा आप लोगों को। चलिए, ऐसे मैं 20 मिनट पढ़ा रहा था कभी 9 बजे, तो किन्हीं ने कॉल कर दिया तो कॉल कट गया। मैं आज फ्लाइट मोड करना भूल गया मैं किसी कारणवश, तो कॉल आ गया। 20-25 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप लोग का मैंने किया था वो डिलीट हो गया। अभी फिर आप कर दिए, अब डिलीट हो गया, क्या हुआ बाद में देखा जाएगा, नहीं होगा तो आज क्लास नहीं अपलोड होगा। देखता हूँ मैं क्या होता है। चलिए, तो आप लोग देखिएगा इसे। के एस पुट्टा स्वामी वाद को याद रखिएगा, जिसमें आपको क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति की स्वायत्तता आज से जीवन के महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लेने की क्षमता दी गई है।
नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा अन्य बनाम मामला भी याद रखिएगा, जहां पे यह बातें की गई थी पहले। यह हालांकि अब लागू नहीं है, लिली थॉमस वाद और जो मुदगल वाद था उसके बाद। फिर भी इसे याद आप लोग रखिएगा, यहाँ पर बातें क्या की गई थी, क्योंकि चूंकि यह मामला था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, जिसमें यह अभी निर्धारित किया गया था, क्या निर्धारित किया गया था कि अलग अलग मामलों में दो व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का प्रावधान है, अतः मात्र विवाह के लिए किसी को अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। परंतु हालिया निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह बातें परिवर्तित कर दिया, और जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ द्वारा कहा गया था, परिपक्व अवयस्कों के लिए जीवन के अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए व्यापक नहीं रखा जाता, अतः निर्णय विधि सम्यक नहीं होगा। अर्थात स्वतंत्रता के संदर्भ में जो लिली थॉमस वाद है और जो मुदगुल वाद है वही अभी लागू है, जिसमें आपको जिस प्रकार से चीज़ें निर्धारित की गई है, तो इस चीज़ को आप लोग कवर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक कितना विभस्त न्यूज़ आया है, देखिए देखने वाली बात है। लिव इन पार्टनरशिप में रहने के बाद ये केवल किसी शक के आधार पर चीज़ें उभर कर सामने आती है, वो समय के दौर के बाद चीज़ें और भी व्यापक हो जाती है। तो उसके बाद इसकी हत्या, सरदा वकार की हत्या कर दी जाती है और उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। शोध का विषय है, कोई युवा 18 वर्ष में अपने निर्णय ऐसा लेता है जिसके बाद इस प्रकार की अंजाम तक पहुंच जाता है व्यक्ति विशेष तक। और बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर मैं पर्सनली जानता हूं, मैं अपने 2-3 मित्रों को ऐसा, जो अभी तक विवाह करके लव मैरिज करके आपको अभी तक उनके जीवन में खुशियां इस प्रकार से हैं, जो उनके आज तक मैंने किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं देखा। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी प्रकार विषय पर बातों को अड़ जाना, उस प्रकार का डिस्प्यूट तक नहीं देखा हूँ। तो सोच लीजिए, इसके दोनों एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए एकदम बिल्कुल। इस प्रकार के मामले में आपको न्यूट्रल होकर जवाब देना है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो किसी भी पक्ष में अगर झुक जाते हैं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं एक पक्षीय हो जाएगा। तो एक इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट को कवर करना है, इससे आगे बढ़ना है। और आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर व्यापार मेला के बारे में जो हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं उनके द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्री द्वारा कुछ बातें की गई हैं कि जो महिला व्यापार उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान में लगा हुआ है उसमें कुछ और भी चीज़ें इनके द्वारा की गई है। जैसे भारत सरकार द्वारा कुछ बातें उभर कर सामने आ रही है, जिसमें आईटी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए झलक दिखाई दे, ऐसे भी इस मंच का प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला कब से कब तक आयोजन इसका होगा। कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट, जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो आंसर करेंगे, ठीक ना। रेगुलर स्टूडेंट है। अब मैं थोड़ा सख्त होऊंगा क्योंकि चीज़ें आप लोग बहुत है ना इसका मिसयूज कर रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। 41वां तो मैं यहाँ बता दिया हूँ। यह सब प्रश्न में डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। बताइए 25 से 30 मिनट में जब वीडियो एनालिसिस कर चुका हूँ, अगर वो डिलीट हो जाता समझ सकते हैं मैं किस अभी स्थिति में हूँगा। इसी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, सुबह 11 बजे तक कोई भी स्टूडेंट मुझे कॉल नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी परिस्थिति में। अगर कोई भी होगा तो टीम है और भी नंबर है उनको, टीम की, उनको कॉल करके आप बात कर सकते हैं, उनसे अपना समस्या बता सकते हैं। मुझे आप 11 AM से पहले कोई भी अभ्यर्थी फ़ोन किसी भी विषय को लेकर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जिस रूप से एनालिसिस आप लोगों को करना चाहता हूँ, अगर ब्रेक हो जाता है ना, चीज़ें मेरे दिमाग में क्या चल रही, किस एस्पेक्ट को लेकर चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं स्लिप हो जाए, फिर आप लोग को आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान इसे रखिएगा। अगर कोई भी समस्या हो जाता है, इमरजेंसी समस्या हो जाता है, तो जायसवाल सर का नंबर दिया हुआ है, बातें वहाँ कर सकते हैं, और भी टीम मेंबर का नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। नहीं तो आप 11 बजे के बाद रात को 3 बजे 2 बजे कभी भी कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं मुझे है। और ऐसा नहीं कि मैं आप लोग का कॉल रिसीव नहीं करता, 11 साढ़े 11 बजे तक कॉल मैं रिसीव करता हूँ। तो आप लोग सोचिएगा, चीज़ें आप ही लोग के लिए दिया गया है, ठीक ना। अब छोटी छोटी बातों को लेके कॉल कर देते हैं। एक किसी स्टूडेंट ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया, सर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की पॉइंट कैसे बना।
अब बताइए, लगातार वो पूरा समझ में नहीं आ रहा की पॉइंट कैसे बनाया जाता है। मैं जानता हूँ की पॉइंट कैसे नहीं बनाया जाता, आपको समझा दूंगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी आपकी। अब वीडियो पहले देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो पहले देख लीजिए, उसे समझ लीजिए, उसके बाद आगे जाके चीजें नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग को फ्री सेवा दी जा रही है कि नहीं, हम फैकल्टी से बात कर लीजिए। इसका मिसयूज एकदम बिल्कुल मत कीजिए, मैं लगातार बोल रहा हूँ इसे। आपको टू वे कम्युनिकेशन दिया गया है, आपको उन समस्याओं के समाधान करने जहां आपकी समस्या समाधान नहीं हो रही है, आपसे समस्या समाधान नहीं हो पा रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग कॉल करते हैं, समझ जाइए। और आप लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, बच्चे तो है नहीं, रेलवे एसएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। रेलवे एसएससी की तैयारी भी करते हैं, उन बच्चों में कुछ लॉजिकल चीज़ों को देखने को मिलता है। चलिए ये देखिएगा, पीटी ओरिएंट आपको ये टॉपिक है। आपको पीटी में प्रश्न, ये स्टेट पीसीएस वाले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ईयर ऑफ द अवार्ड ऑस्ट्रेलियन, जो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन अवार्ड है 2023, उसे जो ऑस्ट्रेलिया मूल के, जो भारतीय मूल के जो सिख हैं, उनको वॉलंटियर जो अमर सिंह हैं उनको दिया गया प्रतिष्ठित पुरस्कार। और यह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है ऑस्ट्रेलिया का, हो सकता है कभी प्रश्न पूछ दे। तो यह देखिए, बाढ़, यह सम्मान उनको बाढ़, जंगल की आग, सूखा और कोविड महामारी में पीड़ितों की मदद करने के लिए दिया गया है। तो इतना ही याद रखिएगा, आपको यह कवर हो जाएगा। और देखिएगा, ये बहुत ही, इनको कुछ लोकल हीरो के नाम से इनको जाना जाता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। और अमर सिंह ने 7 साल पहले टर्बनस फोर्ड ऑस्ट्रेलिया की स्थापना की, और एक चैरिटी संगठन है और स्थापित लोगों को प्राकृतिक आपदाओं प्रभावित कमजोर लोगों को मदद करता है। बहुसंस्कृतिवाद, सामाजिक एकता के समर्थक अमर सिंह कभी भी अपनी दाढ़ी पगड़ी कारण जातीय अपमान का अनुभव करना पड़ रहा था, तो लोग इन्हें अब आतंकी समझते थे। मैं कुछ चीजें आपको कुछ दिन पहले बताया था इस्लाम के मामले में ना, कि अगर आप कोई घटना विशेष ऐसा करते तो लोगों में ऐसी छवि अगर बन जाती है, तो उससे केवल आप ही प्रभावित नहीं होता, पूरा समुदाय प्रभावित होता है। देखिए इसी प्रकार के, देखिए केवल दाढ़ी मात्र से आतंकी लोग समझने लगे। तो देखिए यह कहीं ना कहीं ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा सोसाइटी में, जो किसी विशेष पुरुष, विशेष महिला के खिलाफ ऐसी आचरण धारणा बना लिया जाता है। तो ऐसे कोई कार्य और गतिविधि नहीं करे कि आपके ही मूल पर प्रश्न उठ जाए। तो यह चीज़ें आप लोग को समझनी होगी, अपने आंसर राइटिंग में लिखना होगा। चलिए देखिए, कनाडा में भी अब भारतीयों को हो सकेगा सेना में भर्ती, तो पीटी फैक्ट है, या पीटी में पूछ सकता है किस देश ने भारतीय लोगों को अपने आर्मी फोर्स में शामिल करने का निर्णय लिया, तो वो कनाडा है। तो इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा पीटी फैक्ट के रूप में। इसका अंडरलाइन पेपर आप लोगों को भेज दिया गया है, ऐप पर अपलोड हो जाता है क्लास के बाद ही, तो आप लोग उसे ले लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन मलेरिया नियंत्रण में बाधक है, इससे संबंधित कुछ डाटा आया है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। कुछ नहीं, जो चीज़ें हैं मलेरिया के संदर्भ में, कि मलेरिया की बड़ी त्रासदी के रूप में दुनिया में जाना जाता है, वैसा कोई देश नहीं है जहाँ पर आपको मच्छर के प्रजाति नहीं पाई जाती है। तो मलेरिया आज भी दुनिया कई देशों के लिए बड़ी त्रासदी के रूप में बनी हुई, उसके नियंत्रण के लिए विधि प्रयास किए जा रहे हैं, पर बढ़ते तापमान और बारिश जैसे जलवायु परिवर्तन कारण मच्छरों का विकास, व्यवहार, प्रसार पैटर्न प्रभावित हुआ है। अब मैंने कुछ महीने पहले ही इसके पैटर्न के बारे में चर्चा किया था, कि जो आप लोग लिक्विड लगाते हैं, लगातार एक ही कंपनी के लिक्विड लगाने के बाद आप लोग देखते होंगे 1 से 2 महीने के बाद उस लिक्विड के आसपास मच्छर लोग भटकने शुरू कर दे, फिर भी नहीं मरते हैं। इसके पीछे यही है कि ये लोग रेसिडेंट डेवलप कर लेते हैं उस लिक्विड के खिलाफ, अर्थात एंटीबॉडी, एंटीजन डेवलप कर लेते हैं, जिसके आधार पर देखते हैं कि ये मरते ही नहीं है। तो यही प्रक्रिया आपको पूरे विश्व में देखने को मिलती है। इसलिए इतना कार्य करने के बावजूद भी मलेरिया का जो समस्या है, मच्छरों को मारने की, प्रजातियों को वृद्धि करने की समस्या है, वो देखने को मिल जाती है। यही मूल कारण है। तो आप लोग को इसे समझना होगा। और इसमें देखिए 2035 तक तापमान में जो 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, तो यह और भी उभर कर सामने आएगा। तो जलवायु परिवर्तन से भी संबंधित यह समस्या है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन में मलेरिया के बीच सीधा संबंध स्थापित करें जटिल, लेकिन 4 बातें स्पष्ट रखिएगा। यह धरती का तापमान बढ़ेगा तो मलेरिया के वाहक मच्छर तेजी से बढ़ेंगे।
उनका प्रजनन भी तेज होगा, इससे मच्छरों के काटने का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो आप लोग को मच्छरदानी भी लगाइए, तो घुस घुस के लोग काटेंगे मच्छर लोग, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें कवर करना है। ये सब आपको प्रश्न में अगर कहीं पूछे तो लॉजिकली जवाब देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना विस्तृत आप लोग को नहीं पूछे, बस अंडरलाइन जो किया वो उसे एक बार देख लीजिएगा। अब पेपर आप लोग को दिया जाता है, इसे देख कवर करना है। देखिए G20 में बात कर रहे हैं आप लोग, जो भारत का 6 का जो था कॉन्सेप्ट, आप लोग बताइए क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सभी लोग जो भी स्टूडेंट रेगुलर हैं, जिससे मेरी लगातार बात होती है, सभी को मैं सबका नाम मुझे पता है। आप लोगों का नंबर आज के बाद कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं। मैं और की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो लोग केवल वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए लगातार जिनसे बात होती, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ज़रूरी है कि आप लोग भी मेरे प्रति जो चीज़ें आप लोग को टीम मेंबर पूछता है प्रश्न, तो आप लोग प्रश्न पूछते नहीं, ओके सर, अब बाद में बोलिए रिजल्ट नहीं आएगा सर। रिजल्ट ऐसे ही नहीं आता है, रिजल्ट अगर छोटे छोटे सवाल देने शुरू कर दिए गए, तो आंसर वो एक दिन आपके पास बहुत स्टोर हो जाएगा आपके नॉलेज में, वही आपका स्टोर एग्ज़ाम हॉल में काम देगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2026 का जो था कॉन्सेप्ट में, तो पंच तत्व क्या दिया था, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस पंच तत्व की बात की गई थी, उसके टारगेट क्या थे, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख के बताइएगा। तो भारत ने स्कोप 7 में जो बातें की है, हानिकारक गैसों को उत्सर्जन शून्य करेगा भारत 2070 तक टारगेट रखा है, तो उसी में बातें उभर कर सामने आई है। और कुछ चीज़ें देखिए, विकसित देशों ने एक प्लान बनाया था, जो विकासशील देशों के जो उत्सर्जन है उसको टारगेट करने के लिए। तो देखिए इसमें कुछ बातें की गई थी, जिसमें नए मापदंड को लागू किए जाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ देखिए उत्पादकों के उनके उत्पादों के निगरानी के लिए नई व्यवस्था बनाई जाती है और नई व्यवस्था लागू करने के दबाव डाला जाता है। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें आपको करने की जरूरत होगी। देखिए एक बात यहाँ उभर कर सामने आई, तो कहाँ गया देखने दीजिए मुझे। लाइफ योजना को आप लोग, मिशन लाइफ योजना को जरूर याद रखिएगा, यह इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ से प्रश्न बार बार आपको देखने को मिल जाएगा, पूछेगा, तो इसे आप लोग कवर करना है। और आंकड़े दिए हुए, पहले भी आंकड़े मैंने इस पर चर्चा कर चुका हूं, तो आप लोग पहले के भी आंकड़े को कवर कर लीजिएगा। और कोप 27 के जितने भी एस्पेक्ट निकल कर आएंगे, तो एक लास्ट वीडियो जरूर बनेगा उस पर, तो वेट एंड वॉच करते हैं लास्ट तक। चलिए इसी प्रकार से देखिए, ग्राम न्यायालय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस। तो ग्राम न्यायालय को सशक्त बनाने के लिए कार्य योजना प्रगति पर है। तो देखिए जल्द ही इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा, और बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो भी स्टेट पीसीएस है, ग्राम न्यायालय आपको वहां से प्रश्न क्रिएट करेगा। तो सभी स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से देखेंगे। और यूपीएससी के स्टूडेंट आप है ना, पेशा एक्ट जो होता है उसे कवर कीजिएगा। और जो 73वां संविधान संशोधन है, उसमें ग्राम न्यायालय के क्या कॉन्सेप्ट है उसे कवर करना है, उसी से रिलेटेड यूपीएससी में प्रश्न पूछेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए किस रूप से। तो ध्यान रखिए, ग्राम न्यायालय क्या है, पहले इस पर चर्चा देख लीजिए। यहाँ पर अंडरलाइन सारी चीज़ें किया हुआ है। जैसे 2008 का जो संसद द्वारा पारित अधिनियम था, उसके नागरिक घर घर पर न्याय प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय की बात की गई थी, जिसमें यह सुनिश्चित करने की बात हुई थी सामाजिक, आर्थिक और दिव्यांगता की वजह से कोई न्याय हासिल करने का अवसर वंचित नहीं रह गया है। इसमें प्रावधान 11, राज्य सरकार क्या है, उच्च न्यायालय परामर्श के प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त करेगा, जो प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश मजिस्ट्रेट होगा, जो जिला सत्र का न्यायाधीश के नीचे होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ग्राम न्यायालय क्या होता है, या बार बार प्रश्न इसे पूछे जाते हैं। इसी के संदर्भ में देखिए हलफनामा दायर हुआ था, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उससे संबंधित आपको 2020 के शीर्ष अदालत ने इस पर बात भी किया था। तो यह अधिसूचना जारी किया गया, इस पर कुछ कार्य प्रगति आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, जब इसके निर्णय आएंगे ना, तो उसके संदर्भ में हम लोग न्यूज़ को कवर करेंगे। और पॉलिटी के सेक्शन में मैं इसे कवर जरूर करूंगा, क्योंकि जब पंचायती राज पढ़ाया जाए उसमें ग्राम न्यायालय की भी चर्चा है, तो वहाँ भी हम लोग कवर करेंगे। न्यायिक सक्रियता में भी ग्राम न्यायालय की बात आती है, तो हम लोग वहाँ भी चर्चा करेंगे। तो तब तक आप लोग इसका वेट करिएगा। चलिए एक नीचे न्यूज है, उसके बाद हम लोग देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसे कोई भी स्टूडेंट आज नहीं छोड़ेंगे। अगर जो
यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, खासकर बिहार यूपी के स्टूडेंट, इससे तो एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यह बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का, जिसमें राजनीति का अपराधीकरण कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते होंगे। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आता है। स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी अपने आंसर के अनुसार, अपने जीएस पेपर के अनुसार इस न्यूज़ को कवर करेंगे। उसमें देखिए रिपोर्ट बात की गई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से चीज़ें डाटा यहाँ पर कवर किया गया है, तो याद रखिएगा। तो इसी के संदर्भ में 247 वर्तमान और पूर्व के सांसद विधायकों के विरुद्ध लंबित है ईडी, सीबीआई और एनआई के केस, ध्यान रखिएगा। साथ ही ये आंकड़े सिर्फ 16 हाई कोर्ट से आई रिपोर्ट पर आधारित है। 9 ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं भेजा है, तो और भी आंकड़ा ये बढ़ने की संभावना है। वहीं रिपोर्ट नहीं देने वालों में यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना बड़े राज्य शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर आपराधिकरण प्रवृत्ति के जो प्रक्रिया अधिक है, राजनीति का अपराधीकरण, वहीं के डाटा अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर ये डाटा आता तो यह जो 247 का आंकड़ा देख रहे हैं ना, वो और भी पहुंच जाएगा, 500 का स्तर पर पहुंच सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये डाटा जब आएगा वहां बस आप लोगों को टैली कर देना है। इस मामले की सुनवाई आज करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज जजमेंट इससे संदर्भ में आने वाले समय में आएगा, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे उसके एस्पेक्ट जो पहले के हैं न्यूज, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए सारे आंकड़े आपको दिया जा चुका है, तो यहाँ पर चीज़ें बताई जा चुकी है। तो आपको जो की नोट से देखिए, टोटल आपराधिक मामले 3069 आपराधिक केस लंबित है सांसदों विधायकों के। उसी के संदर्भ में कुछ बातें अब होगी आज से चर्चा सुप्रीम कोर्ट में, उसके संदर्भ में कुछ बातें और भी उभर कर सामने आएगी। सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है, जैसे सांसद विधायकों विरुद्ध सीबीआई कुल कितने केस है सीबीआई में, वर्तमान में कितने हैं, पूर्व में कितने सांसद है, सभी डाटा आप लोग को की पॉइंट के रूप में कवर कर लेना, पॉइंट वाइज कवर कर लेना है, ठीक ना। तो इससे आपको बहुत सी चीजें उभर कर सामने और पेपर आप लोगों को मिल जाता है, पता है आप लोगों को। मैं जो पेपर में लिखा उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पर इसके एस्पेक्ट जो उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए भारत में राजनीति का अपराधीकरण पहले समझिए क्या होता है। राजनीति का अपराधीकरण का अर्थ क्या होता है? यह अर्थ राजनीति में आपराधिक जो आरोप के सामना कर रहे लोगों के अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। समान अर्थों में यह शब्द आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की प्रक्रिया से होता है। ऐसे ही वर्ष 1993 में वोहरा समिति जो बनी थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2002 में संविधान के कामकाज समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय जो आयोग हैं, रिपोर्ट की पुष्टि की थी भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो 93 में वोहरा समिति गठित की थी, वो भी ये बात बोल रही थी। 2002 में संविधान के लिए कामकाज समीक्षा आयोग, राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था, उस रिपोर्ट में भी यह बातें बोली गई थी। और लगातार एडीआर जो रिपोर्ट जारी करता है, वो उसमें भी बार बार ये बातें की जा रही है कि आपको कहीं ना कहीं यह आपराधिक मामलों जो प्रवृत्ति के लोग हैं राजनीति में, उसकी संख्या बढ़ रही है। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एडीआर की रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बातें उभर कर सामने आई है कि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो यह स्थिति आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसदों की वृद्धि हुई है, तेजी हुई है। लगातार आप लोग देखते होंगे अपने आसपास के क्षेत्रों में सॉरी। और 2004 के आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसदों की संख्या मात्र कितनी थी? 128 थी, ध्यान रखिएगा। 2009 में 162 हो जाता है, 2014 के चुनाव में 185 हो जाता है, और 2019 के आंकड़ों में 233 हो जाता है आपराधिक प्रवृत्ति के पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या। तो ध्यान रखिए लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना, इंक्रीज कर रहा है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर बहुत से सवालिया निशान खड़ा करता है, न्यायिक व्यवस्था पर खड़ा करता है, साथ ही साथ संगठनात्मक रूप से भी व्यवस्थाओं पर खड़ा करता है सवाल। और जो राजनीतिक पार्टियां दावा करती है कि हम स्वच्छ लोकतंत्र को डेवलप कर रहे हैं, उन पर भी यह सवाल खड़ा करता है कि क्या आप कर रहे हैं। आंकड़े कुछ बोलते हैं और आपका व्यवहार कुछ और ही है। इसी अनुसार रिपोर्ट के अनुसार जहां 1 और 2009 में गंभीर अपराधों के मामले वाले सांसदों की संख्या कितनी थी? 76 थी, और 2009 में यह बढ़कर 169 हो गई। समझ सकते हैं कितना गुना वृद्धि हुई थी। तो 2009 में गंभीर अपराध और गंभीर अपराध की श्रेणी क्या क्या होती है, मैं अभी आगे चर्चा करूंगा।
और देखिए यहाँ पर बात, यहाँ पर देखिए इस प्रकार 2009 से लेकर 19 के बीच गंभीर अपराध पृष्ठभूमि वाले सांसदों की कुल संख्या 109% की बढ़ोतरी हो गई 2009 से लेकर 19 तक के लोकसभा चुनाव जितने भी हुए उसके बीच। तो ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आप लोग इसे इनपुट कीजिएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जो आपराधिक मामले हैं वो किस रूप से देखे जाते हैं। आपराधिक मामलों को देखा जाता है कि गंभीर अपराधों में बलात्कार आता है, हत्या आता है, हत्या के प्रयास आते, अपहरण आते, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार के मामलों वाले सांसदों की संख्या 109% की वृद्धि हुई है 2009 से लेकर 19 तक के लोकसभा चुनाव में। अब आंकड़ा जो 24 का होगा वो अलग ही दर्शाएगा चीजें, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951, उसमें भी धारा 6 दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने को रोकती है, पर हालांकि ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर लगा आरोप कितना गंभीर है। ध्यान रखिएगा, यह इस अधिनियम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि राजनेता चुनाव लड़ना चाह रहे, चुनाव पर रोक तो लगाती है दोषी राजनेताओं को जो दोष सिद्ध हो चुका है जिन पर जो नेता केवल मुकदमा चल रहा है और वो जेल में भी है तो चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय लोकतंत्र में। ध्यान रखिएगा, और यह इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर आरोप जो लगाया गया वो कितना गंभीर है, वो हत्या का हो, हत्या का प्रयास का हो, बलात्कार के मामले का हो, अपहरण का, महिला के विरुद्ध अपराध के संबंधित मामले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है सिस्टम को कि वो व्यक्ति किस दोष में आरोपित है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष है कि केवल दोष आरोप हो जाने से उस व्यक्ति को मुकदमा चल जाने से उस व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि नहीं आप गलत काम किए, आप पर आपराधिक प्रवृत्ति की चीज़ों को कवर किया जा सकता है। तो देखिए इसके दोनों एस्पेक्ट है, पर मेरा जहाँ तक मानना है कि जो भी लोकतंत्र के प्रणेता है, लोकतंत्र के जो राजनीतिक पार्टियां दावा करती है, उनको यह अपने प्राथमिक स्तर पर ही सुधार कर लेने की जरूरत है। न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लोगों को सीट देना चाहिए जो इस प्रकार के क्रियाकलाप में कभी रहे ना हो, तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, इस प्रकार काम करने की जरूरत होगी तो सुधार कुछ होगा। यहाँ पर इस अधिनियम की धारा 8A-8(2) के अंतर्गत प्रावधान किया यदि कोई विधायिका सदस्य, सांसद हो या विधायक के, विधाई यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, विधायिका लिखा गया है इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। विधायी अर्थात कहने का मतलब संसद में या तो विधायक कहलाते हैं जो राज्य में, हत्या, बलात्कार, अस्थिरता, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा, क्षेत्र आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराध में लिप्त होता है तो इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा, जो 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस प्रकार के मामले में किन 2 व्यक्तियों को सजा दी गई है, उनकी 6 वर्ष की योग्यता घोषित की गई थी। 2 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो बिहार से ही रिलेटेड है, एक पश्चिम बंगाल से वो नेता रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में आप गूगल सर्च करके भी बता सकते हैं, आप लोग ध्यान होगा तो। साथ ही साथ इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि उपयुक्त अपराध के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी विधायिका सदस्य में यदि 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोष सिद्धि ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्या जिस दिन दोषी ठहरा उस दिन से इसे दोष सिद्धि माना जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज को, पहले से नहीं माना जाएगा, उसे दोष ठहराए जाने वाले तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति की सजा पूरी किए जाने के 6 वर्ष तक का वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा, ये धारा 8(3) के तहत। तो आपको ये सब प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, और आप लोग बुकलेट निकाल लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चन मिलाइएगा, टैली कीजिएगा कि प्रश्न आया है या नहीं आया। आया होगा तो किस वर्ष आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मुझे भी याद आ जाए। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ ना, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा ताकि इसको और भी बेहतर तरीके से मैं यूज कर सकूं। चलिए, इसी के बाद आपको याद रखिएगा यहाँ पर
एक सेकंड नीचे चला गया। राजनीतियों का अपराधीकरण कारण क्या है, इसे पहले आप लोग जानिए कि अपराधीकरण का कारण क्या है। तो अपराधियों के पास पैसा होता है, बाहुबल होता है, राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है। क्योंकि भारत चुनावी राजनीति अधिकांशतः जाति धर्म जैसे कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए उम्मीदवार आपसी आरोप में स्थिति चुनाव जीत जाते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है, चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों में प्राप्त होने वाले फंडिंग पर निर्भर करती है। और चूंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वे चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनके प्रयास में राजनीतिक प्रवेश करने जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ने का मूल कारण यही सब है। राजनीतिक दलों में अंतरजातीय जो अंतरदलीय लोकतंत्र का अभाव देखा जाता है, कोऑर्डिनेशन का अभाव देखा, उम्मीदवारों पर निर्णय मुख्यतः दल के शीर्ष के नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लोकल स्तर पर नेताओं का राय लिया गया था सभी पार्टी द्वारा? एकदम बिल्कुल नहीं। दिल्ली से ही सभी को दिया जाता है निर्देश कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा उस क्षेत्र का। यह कहीं ना कहीं यह आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का यह काम करता है, क्योंकि जो हाई कमान के लोग होते हैं वो उनकी आधार जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता का कहीं आकलन सही तरीके से नहीं कर पाते, स्थानीय कार्यकर्ता और संगठन की जांच द्वारा बच जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी कहीं न कहीं राजनीति को अपराधीकरण की ओर ले जाता है। तो स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बहुमत के साथ जो उम्मीदवार उसका चयन करने की प्रक्रिया अगर अपनाते हैं लोग, तो कहीं न कहीं बेहतर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी तरह भारतीय जो आपराधिक के न्याय प्रणाली के अंतर्निहित देरी अर्थात न्याय में देरी जो है कॉन्सेप्ट, उसमें राजनीतिक अपराधीकरण को प्रोत्साहित करता है। अदालतों द्वारा आपराधिक मामलों निपटने में औसतन 15 वर्ष लगते हैं। देखिएगा, आप आंकड़े में भी देख सकते हैं कि 15 वर्ष औसतन लगता है इनको है। तो ये सब कहीं ना कहीं अपने उस दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं अपने राजनीतिक पॉलिटिकल विल को और भी मजबूत कर लेते हैं, उनके गठजोड़ है और भी मजबूत हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया उभर कर सामने आती है। साथ ही याद रखिएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसे FPTP बोला जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, या यूपीएससी ने इससे प्रश्न पूछा है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन प्रणाली में सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की विजयी होता है, चाहे वो विजयी उम्मीदवार को कितना भी कम या अधिक मत क्यों न प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की प्रणाली से अपराधियों के लिए अपने धन और बाहुबल के प्रयोग से अधिकाधिक मत हासिल करने में आसान हो जाता है। देखिए, यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है इस हमारे लोकतंत्र का। हालांकि इसमें अब सुधार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हमें सत्ता हस्तांतरण 1947 में हुआ था, उस समय लोग अनपढ़ की श्रेणी में आते थे, तो उनको यह समझ में नहीं आता था किसे वोट देना है। पर याद रखिएगा, उस समय के जो नेताओं का चयन हुआ ना, सबसे उच्च क्वालिटी के नेताओं का चयन हुआ अनपढ़ लोगों द्वारा जो किया जाता था, जिसे अनपढ़ श्रेणी बोला गया था ना। 1947 से लेकर 62 तक के जो घटनाक्रम है, देखिएगा शुरुआती दौर में 20 से 30 साल वैसे वैसे नेतागण हमारे लोकतंत्र में आए जिनकी ख्याति आज तक है। पर जो हम पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं ना, उनके मताधिकार का देखिएगा प्रवृत्ति कि किन चोर डकैत लोगों को चुनकर भेजा और उस पर सभी लोग हामी भरते हैं। वो कितना बड़ा भी सिस्टम को दीमक की तरह चाट क्यों नहीं गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे सिस्टम। ये जो लोग बोलते हैं ना कि शिक्षा से लोकतंत्र मजबूत होता है, यह आधार केवल एकमात्र पक्षीय है कि शिक्षा आधार जरूर बनाता है लोकतंत्र के हर आयाम को मजबूत बनाने में, पर उसके एस्पेक्ट को समझने के लिए बौद्धिकता की जरूरत होती है। तो यह कॉन्सेप्ट उसी में है कि शिक्षित लोग अगर नहीं जानते हैं, तो देखिए अगर ऐसा हो जाएगा किसी को वोट नहीं मिलेगा 50+1 का जो कॉन्सेप्ट है, तो हमेशा खाली रह जाएगा सीट। पर देखिए यहाँ पर यही इस कॉन्सेप्ट के तहत होता क्या है कि मान लीजिए 1000 किसी क्षेत्र का कुल वोट संख्या है और इसमें 10 उम्मीदवार है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना वोट मिलेगा? तो 100 वोट मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा पार्ट जो पहला पोजीशन प्राप्त करेगा, मान लीजिए किसी को मिला 300 वोट, ठीक ना, दूसरा वोट मिला दूसरा को मिला 200 वोट। इसी तरह सब में वर्गीकरण होते होते 10 उम्मीदवार में सब में वर्गीकरण होते होते 1000 सीट तक आ गया, ठीक ना, 1000 मतों का गिनना हो गया, वोट मिल गया।
अब ध्यान रखिएगा, बहुमत वाले जो रहता है 50+1 वाले कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पर इसको 50% लाना होता है 1000 सीट का, तो 1000 सीट का 50% कितना होता है 500+1, एक 501 वोट प्राप्त करना होता है ना, तब नहीं विजयी होता ये। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि 300 भी लाकर यह प्रथम स्थान प्राप्त करता है, वो कैसे भी वो लाता है, और बाकी के नीचे जितना भी लाए उससे कोई मतलब, सर्वाधिक कितना ला रहा है उसके आधार पर इसे विजयी घोषित करता है। इससे होता क्या है कि इसमें ऐसी प्रवृत्ति भी आ जाती है, प्रवृत्ति आपको देखने ऐसे लोग भी शामिल हो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हैं। तो देखिए इस प्रकार के अगर मत प्रक्रिया होगी जहां पर 50+1 का कॉन्सेप्ट होगा, तो वहां पर कौन उम्मीदवार खड़ा किया जो सबसे ज्यादा स्वच्छ प्रवृत्ति का होगा या जिसे सबसे ज्यादा जीतने की संभावना होगी, जनता उसी को ना वोट करेगी जो 50+% वाले कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, जिसमें उसे सबसे बेस्ट उम्मीदवार के तौर पर देखने को मिलेगा। तो देखिए होता क्या है कि आप किसी भी संस्था को ड्रॉबैक अगर है उसे सुधारने की जरूरत है ना, पर इसके लिए बहुत से पक्ष विपक्ष में आप लोगों को बताया जाता है, पॉलिटिक्स की क्लास में आप लोगों को समझाया जाएगा इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत विस्तृत टॉपिक है यह, तो आप लोग चुनाव सुधार के क्रम में हम लोग बताएंगे। इसी तरह निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली बहुत मौजूदा खामियां देखने को मिलती है, राजनीतिक अपराधीकरण के प्रमुख कारण भी देखने को मिलता है। चुनाव आयोग नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों को संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित मामले, सजा आदि के खुलासा का प्रावधान किया है, किंतु ये कदम अपराध और राजनीति के मध्य 60 और गांठ को तोड़ने के लिए अब तक सफल नहीं हो पाए। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है कि वो सभी अपना ब्यौरा देंगे, पर उसका क्या होता है उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाता है ना। ध्यान रखिएगा, 60 गांठ जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं चीजें चुनाव आयोग को इस दिशा में काम करने को देती है। अब बताइए, चुनाव खर्च का सीमा निर्धारित है ना, क्या चुनाव आयोग को यह नजर नहीं आता कि एक चुनाव सभा में कितना खर्च हो रहा है, पर सरकारी आंकड़ों पर, सरकारी कागजों पर चुनाव खर्च दिखा दिया जाता है, हाँ मैं लिमिट के अनुसार खर्च किया हूं, पर आप देखिए जितनी भीड़ जुटती है उसके आने जाने का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, प्लस जो सुविधाएं दी जा रही है उसके आधार पर कितना खर्च एक सभा को आयोजन करने में लगता है, तो क्या चुनाव आयोग को नहीं पता हुआ, सभी चीजें उसे पता रहता है, पर उसे ऐसी शक्ति दी ही नहीं गई कि हमारे सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम तत्काल रूप से चीजों को देखकर निर्णय ले, ऐसा जो विधि बना दिया गया ना उसके आधार पर ही निर्णय लेने की सारी संस्थाएं मजबूर है, इसके कारण भी यह सब प्रक्रिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, राजनीतिक अपराधीकरण का प्रभाव क्या होता है, यह प्रभाव कहीं ना कहीं राजनीति और जो कानून प्रक्रिया है उसमें आपराधिक परिस्थिति वाले लोगों की उपस्थिति लोकतंत्र की गुणवत्ता और नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। चुनावी प्रक्रिया में काले धन के प्रयोग को काफी बढ़ा देता है, और साथ ही साथ आपको क्या करता है यह राजनीति में प्रवेश के वाले मामलों में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, नौकरशाही, कार्यपालिका या तो विधायिका, न्यायपालिका सहित अन्य संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। देखते हो अतिरिक्त दबाव पड़ता है ना, समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधि के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर देता है। तो यह स्टेप बाय स्टेप और भी मजबूत होता चला जाता है, पहले 1% था अब 2% होगा, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपको 10 गुना देखिएगा प्रवृत्ति बढ़ जाता है उम्मीदवारों में इस प्रकार की चीजों में शामिल होने के लिए, इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है, कहाँ गया, लिली थॉमस, ये सब रमेश दमला, हाँ, न्याय के अपराधीकरण में देखिए न्यायालय की क्या भूमिका रही थी। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म व एडीआर 2002 का रिपोर्ट जो था उसके संदर्भ में बातें की गई थी, जहां पे ये बात बोली गई थी ना, वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सांसद राज्य विधान सभाओं के नगर निगम चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। तो ये 2002 के रिफॉर्म के साथ आए। रमेश दलाल बनाम भारत संघवाद 2005 भी याद रखिएगा, यह कहीं ना कहीं चीजों को और भी बेहतर बता देता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि संसद, राज्य या संसद सदस्य या सांसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, विधायक को दोषी ठहराए जाने वाले चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा, उसे अदालत के 2 वर्ष से कम कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको लिली थॉमस वाद में भी 2013 में ये बातें आई थी कि जो चीजें उभर कर आई थी जिसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक मानते हुए यह बोला था कि जो दोषी ठहराए जाए गए सांसद विधायक को तब तक पद पर बने रहने की अनुमति देता है जहां जब तक कि ऐसी सजा के विरुद्ध कोई अपील का निपटारा नहीं होगा। तो यहाँ पे यह बात बोल दिया गया था लिली थॉमस बाद में कि अपील का निपटारा जब तक नहीं होगा, फैसला जब तक नहीं होगा, तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि चीजें आपको इस दोषी सिद्ध हो जाने से ही चीजें उभर कर सामने आ जाएगी। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद 2013 में यह बात बोली गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिया कि जनता के मतदान के लिए नोट नन फॉर द एबव नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया है। ये कहीं ना कहीं नोटा को आप लोग सुनते होंगे, समझते होंगे, वह भी आया था हमारे सिस्टम में। अब भारत नकारात्मक जो मतदान उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है, विश्व में 14वां स्थान है। इस प्रकार से भारत, जब ये फैसले के बाद नोटा कॉन्सेप्ट भारत में आया ना 2013 के बाद, तो उस समय भारत विश्व का चौथा ऐसा देश था जो इस प्रक्रिया को अपनाया था। तो पीटी फैक्ट के रूप में इसे याद रखिएगा। इसी के साथ वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल न करने की सिफारिश की थी जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध की आरोप लगे हुए। तो देखते होंगे जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ चीजें ऐसे उभर कर सामने आई थी। पर चीजें देखिए अंत में यही होता है कि नियम बहुत है, अधिनियम बहुत है, कानून बहुत है, ठीक ना। पर उसका अंतिम परिणाम यही है कि राजनीति में अपराधीकरण की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। एडीआर का रिपोर्ट रहे या विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई हलफनामा रहे, उसमें डाटा आपको वेरी करते हुए देखने को मिलता है। इसलिए आपको प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है कि विभिन्न रिसोर्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक मान्यताओं को धूमिल कर रहा है। तो आपसे इससे संबंधित प्रश्न क्रिएट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक है आप लोगों को कवर किया गया वो बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत सी चीज़ों को कवर किया होगा। तो आप लोग इस न्यूज़ को एनालिसिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए इसी में सीमा पार जो आतंकवाद है, बांग्लादेश के साथ घुसपैठ है। पाकिस्तान में आतंकवाद सीमा पर आतंकवाद कहा जाता है और बांग्लादेश के साथ सीमा पार को घुसपैठ के रूप में देखा जाता है। तो उसमें चीजें उभर कर सामने आई। देखिए बांग्लादेश के साथ हम लगभग 3750.87 किलोमीटर सड़क साझा करते हैं। तो याद रखिएगा सीमा जो है इस तरीके से आपको एक नए तरीके से, देखिए सीमा हमारी कितनी है, ध्यान रखिए 4096.67 पर, और जिसमें सड़क सीमा जो बाड़ा लगाया गया है लगभग 3145 किलोमीटर का बाड़ा लगाया जा चुका है। बाकी हिस्से में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सीमा पार एक समस्या बांग्लादेश के साथ, उसके संदर्भ में कुछ प्रश्न आपको पूछेगा। तो न्यू अपडेट आप लोग कवर कर लीजिएगा। 2019 के 2022 के संदर्भ में चीज़ें उभर कर सामने आई और दोनों घुसपैठ के संदर्भ में रोहिंग्या मुसलमान का मामला हो या अवैध नागरिकता के संदर्भ में मामला हो, तो लगातार या बांग्लादेश सीमा पार घुसपैठ आपको चर्चा में रहता है। तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आज कुछ नहीं है। आर्टिकल देखिए पहले से भूकंप के बारे में बातें की गई थी, उसी के संदर्भ में कुछ एस्पेक्ट कवर किए गए। तो अंडरलाइन जो किया उसे आप लोग देख लीजिए, इस पर कुछ परिचर्चा करने वाली बात नहीं है। जो भूकंप में मैंने जो बातें आप लोगों को बताया था वही चीजें यहाँ पर स्पष्ट की गई है। देखिए यहाँ पर वैश्विक विकास दर में पुनः एक नया संशोधित कटौती संभव है, जिसमें आईएमएफ और विश्व की संस्थाओं द्वारा किया जा रहा लगातार। तो 2.7% का रखा गया है वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में वृद्धि दर। वहीं भारत के लिए कहा गया 22 से 24 के बीच में यह 8% की वृद्धि दर से बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यह भी आपको चीजें कवर होनी चाहिए। 22-23 में 8% की वृद्धि दर रहेगा। तो आप लोग को बस डाटा एनालिसिस करते रहना, जब प्रश्न में जैसा आए वैसे आप लोग को यूज करते चलना है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी चीजें कवर की गई होंगी आप लोगों को समझ में आया होगा। और जैसे जैसे टॉपिक आता है वैसे वैसे लेंथ भी बढ़ेगा। ध्यान आप लोगों को लेंथ पर नहीं देना, कंटेंट पर देना है और चीजों को कवर कीजिए। दैनिक जागरण का आपको आज बोला गया है क्या, आप लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जो की नोट्स आप लोग बनाए हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी भेजेंगे। सभी अपना की पॉइंट कवर जो लिखे होंगे उसको 1 पेज हो, 2 पेज हो, 5 पेज हो, 10 पेज, जितना आप लोग लिखे सड़क सुरक्षा पर। लगातार मैं पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ सड़क सुरक्षा पर आप लोग की नोट्स बनाने के लिए।
तो आप लोग टेलीग्राम पर सेंड करेंगे ताकि मैं उसका रिव्यू कर सकूं, कौन कितने स्टूडेंट आप लोग एक्टिव मोड में काम करते हैं या केवल आप केवल हमसे बात ही करके चीज़ों को समस्या का समाधान करना चाहते हैं या अपने स्तर पर भी कुछ समस्या का समाधान कर रहे हैं, इसको मैं देखना चाहूँगा आज। तो आप लोग सभी लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट, आप दैनिक जागरण के जो न्यूज़ एनालिसिस का चैनल है या तो जो मेन चैनल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे नए एक न्यूज़ एनालिसिस के साथ। और देखिए मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, देखिए मैं आपके ही बिहेव के लिए, आपके ही फेवर के लिए बातें बोलता हूँ। देखिए मैं जिस चीज़ को जिस लेंथ से लेकर किसी किसी भी टॉपिक को मैं एक आइडियोलॉजी को लेकर चलता हूँ ना, आप लोग को पता होगा, मैं फ्रेमिंग कर लेता हूँ उस न्यूज़ को पहले ही कि इस टॉपिक को इस संदर्भ में बोलना है। अब बोलने वक्त अगर कॉल आ गया, रिकॉर्डिंग टूट गया, मान लीजिए 25 से 30 मिनट का रिकॉर्डिंग टूट गया, अब रिकॉर्डिंग वो हुआ है या नहीं हुआ वो अलग मैटर है, फिर से मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ गया। तो देखिए होता है कि एंगल ऑफ डाइवर्सन चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि 11 AM के बाद ही आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक ना? बाकी अगर कॉल करना होगा तो नंबर जो दिया गया है, मेरे अलावा जो मेरा नंबर के अलावा और भी नंबर दिए गए हैं उन पर आप बात कर सकते हैं, उनसे मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी समस्या समाधान ज़रूर किया जाएगा, ठीक ना? और छोटी-छोटी बातों को लेकर है ना, चीज़ों को ज़्यादा हाइपर क्रिएट नहीं करना है। आप एस्पिरेंट, यूपीएससी और स्टेट एस्पिरेंट है। मौलिकता समझिए, गंभीरता को समझिए, धीरे-धीरे अपने आचरण में लाइए तो चीज़ें और भी आपके फ़ेवर में जाएगी। तो चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं और चीज़ों को कवर करेंगे नए तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत हुई है मैं मानता हूँ, आपको भी दिक्कत हुई मैं भी मानता हूँ, तो दोनों को अपने-अपने स्तर पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो कल फिर मिलते हैं नए तरीके से। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।